गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग ने जो कुछ भी कल पढ़ा था उसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम सभी यहाँ पर सबसे पहले। और कल की क्लास में मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया था कि जब हम बात करते हैं एक कोश के जीव के बारे में, हाइड्रा, कृमि, फीता कृमि, केचुआ, मछली, आर्थ्रोपोडा, मकड़ी, इन सभी के बारे में, तो ये सभी किस किस अलग अलग अंग से यहाँ पर कर रहे हैं श्वसन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पेशली किसके बारे में, आगे चलेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो मनुष्य होते हैं वह किस तरीके से यहाँ पर सांस लेते हैं और ब्रीदिंग क्या होता है उसको हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीदिंग का यहाँ पर क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल है, सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीदिंग की अगर आप यहाँ पर बात करें तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आप सांस ले रहे हैं और सांस यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, दो प्रोसेस में यहाँ पर बात होगी, ये दो प्रोसेस होगी। यह कौन सी होगी, पहला होगा इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की अगर आप बात करते हैं तो इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, इनहेलेशन मतलब सांस ले रहे हैं और इसको हम सभी इंस्पायरेशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है एक्सहेलेशन, यानी कि सांस को छोड़ना, यानी कि आपने प्रेशर की अगर आप बात करो तो प्रेशर आप ज्यादा लगा रहे हो और सांस यहाँ पर आप सभी छोड़ रहे हो, और यही क्या है, तो आंसर करना एक्सहेलेशन। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बार यहाँ पर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करेंगे। ठीक है, आप सभी ने प्राणायाम तो किया ही होगा लाइफ में कभी ना कभी, नहीं तो देखा ही होगा। तो सभी बच्चे एक बार प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जब आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर समझेंगे कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी मतलब वक्षीय गुहा, आपके छाती वाला हिस्सा, तो जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर का हिस्सा, छाती वाला हिस्सा, वहां पर कौन कौन से चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कौन कौन से परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम सभी समझेंगे यहाँ पर कि आपका जो फेफड़ा है वो फूलेगा। भाई आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर सांस लिया, सांस ले रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले आपका जो फेफड़ा होगा वो यहाँ पर फूलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो हमारी रिब्स होती हैं, हमारी जो पसलियां होती हैं, वो आगे की तरफ इस तरह से बढ़ती हुई जाती हैं। ठीक है, तो फेफड़ा फूलेगा और साथ में आप क्या देखोगे कि जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियां होती हैं, वो आगे की तरफ इस तरह से बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देती है आगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप सभी यह भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जो नीचे डायफ्राम होता है ना, छाती में नीचे की तरफ एक डायफ्राम, एक अंग होता है, वह नीचे की तरफ चला जाता है। और यह चेंजेस आपको दिखाई देता है कब, जब आप सभी सांस यहाँ पर ले रहे हैं। और जब आप सांस यहाँ पे ले रहे हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, इनहेलेशन, सांस लेना कहा जाता है। अब आप सांस छोड़ेंगे, जब आप यहाँ पे सांस छोड़ेंगे तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे एक्सहेलेशन, सांस आपने यहाँ पर छोड़ा। जब आपने सांस यहाँ पर छोड़ा तो आपका जो फेफड़ा था उससे हवा बाहर की तरफ निकल गई, आपका फेफड़ा सिकुड़ गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। पहले क्या था, फूल गया था, अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। रिब्स यानी आपकी पसलियां जो बाहर की तरफ थी वह भी अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गई है। आपका जो डायफ्राम था वो भी एक नॉर्मल स्थिति में आ गया है, नॉर्मल जगह आ गया है। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वह ये कि अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई फेफड़े में सबसे ज्यादा प्रेशर कब लगेगा, जब हम सांस लेते हैं तब लगता है या फिर सांस छोड़ते हैं तब लगता है, आंसर करना जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर हमारे फेफड़ों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो एक बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग हमने कर ली, सांस के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। और प्रेशर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दबाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो दबाव यहाँ पर किस में लग रहा है, एक्सहेलेशन में, यानी जब आप सांस छोड़ते हो तो उस टाइम पे आपके फेफड़ों में ज्यादा प्रेशर लगता है।
ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। बच्चों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो रेस्पिरेशन रेट होता है, ये जो श्वसन दर होता है, ये क्या होता है। बहुत सिंपल मतलब है कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, आप कितनी बार सांस छोड़ रहे हैं, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, आंसर करना, रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, यानी श्वसन दर, हम इसी को ही यहाँ पर कहते हैं। अब जब श्वसन दर के बारे में यहाँ पर बात होती है ना, तो सबसे पहले आता है ऑन एन एवरेज हमारा जो श्वसन दर है वह कितना होगा। ठीक है, हम अब अगर अपने श्वसन दर के बारे में बात करें, एक वयस्क के बारे में बात करें, तो हमारा जो श्वसन दर होगा वह कितना होगा। आंसर क्या करना है, 12 से 20 पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 बार, 1 मिनट में 12 से 20 बार। इसके अलावा भी मैंने अलग अलग टेबल में आपको मेंशन किया है। अगर कोई बच्चा 1 साल से छोटा है तो 30 से 40 बार, 1 से 2 साल के बीच में है तो 25 से 35 बार, 2 से 5 साल के बीच में है तो 25 से 30 बार, 5 से 12 साल की अगर एज है उसकी, इस बीच में एज है, तो 20 से 25 बार, और अगर 12 साल से ज्यादा की उम्र है और आप सभी की अगर हम बात करें तो 16, 17, 18 या ज्यादा की एज है, तो आप देखेंगे 12 से 20। कितना, 12 से 20। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में देखो तो मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछता है वो यही से क्वेश्चन पूछता है, क्या, 12 से 20। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और इसको और अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि रेस्पिरेटरी रेट का क्या मतलब है, श्वसन दर का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो श्वसन दर का तात्पर्य होता है कि 1 मिनट में कितनी बार आप सांस ले रहे हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, श्वसन दर। अब यहाँ पर ना एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो श्वसन दर को कंट्रोल करता है, जो श्वसन दर को यहाँ पर कंट्रोल करता है। आपको बताना है, हमें पता है कौन होगा, मेडुला एब्लोंगेटा, और ये इंपॉर्टेंट है, मेडुला एब्लोंगेटा। तो प्यारे बच्चों, मेडुला एब्लोंगेटा होता है वो हमारे ब्रेन का भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, और हमारे मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे अंतिम भाग होता है उसे हम सभी मेडुला एब्लोंगेटा कहते हैं, जो अनैच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है, जो हमारी इच्छा शक्ति में नहीं है उसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मेडुला एब्लोंगेटा यहाँ पर क्या करेगा, हमारी श्वसन दर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले श्वसन दर क्या है, श्वसन दर का तात्पर्य क्या है इसकी डेफिनेशन। तो आप बताएंगे द रेस्पिरेटरी रेट इज द रेट एट विच ब्रीदिंग अगर्स। इसका यह मतलब है कि श्वसन दर का तात्पर्य है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस यहाँ पर लिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यह बताओ किसी वयस्क के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर श्वसन दर क्या होगी, 12 से 20 बार, 12 से 20 बार, यानी 1 मिनट में 12 से 20 बार वह सांस यहाँ पर लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है, हमारे ब्रीदिंग को, हमारे सांस को कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि किसी व्यक्ति का श्वसन दर प्रति मिनट सांस लेने से मापा जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम यहाँ पर ना अलग अलग मशीन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, 2 मशीनों के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं, एक यंत्र होता है जिसे हम सभी कहते हैं स्पाइरोमीटर, और जो दूसरा यंत्र होता है उसे हम सभी कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, तो 2 यंत्रों के बारे में बेटा हम सभी यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। जब कोरोना का टाइम था ना, 2019 में कोरोना आया था, लेकिन भारत में 2020 से उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा गया था। आपको पता होगा कि लॉकडाउन वगैरह भी 2020 से ही लगना शुरू हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पर ना लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और बॉडी से ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था। रक्त में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है बेटा वो भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था। तो उस टाइम पे ना 2 यंत्रों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। कौन कौन सा, स्पाइरोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर। अब इसे समझते हैं कि यह क्या यंत्र है, कैसे दिखते हैं और इसका क्या यहाँ पर कार्य होता है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे किससे? स्पाइरोमीटर से, ठीक है। स्पाइरोमीटर से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। स्पाइरोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है, प्लास्टिक का होता है, ठीक है, और अलग अलग खंड इसमें बने हुए होते हैं। कुछ बॉल्स होती हैं जो बहुत ही हल्के प्लास्टिक की होती हैं। एक पाइप होता है जिसमें आप फूंकते हैं। जब आप इस तरह से फूंक रहे होते हैं तो आप कितनी शक्ति से फूंक रहे हैं, और वो जो बॉल है वो उछलनी चाहिए, ठीक है। गेम जैसा लगता है, बॉल क्या है, उछलनी चाहिए, उसको सही डायरेक्शन में होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो यही क्या है आपका स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर की अगर आप यहाँ पर बात करो तो एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से श्वसन दर को मापते हैं कि फेफड़े में कितनी मात्रा के आयतन में वायु ग्रहण किया जा रहा है और कितने आयतन की मात्रा में कितने वायु को हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो यह क्या है, एक प्रकार का एपरेटस है, यानी एक प्रकार का यह यंत्र है जो क्या बताता है कि आप अपने फेफड़े में कितने आयतन में वायु ग्रहण कर रहे हैं और कितने आयतन में वायु यहाँ पर छोड़ रहे हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, स्पाइरोमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि यह बताओ एक ऐसे यंत्र का नाम बताओ जो कि श्वसन दर का मापन करता है, जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को यहां पर मापता है। और आपका सीधे सीधा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर बेटा, स्पाइरोमीटर। क्या हो जाएगा, स्पाइरोमीटर, ठीक है, डन, ओके। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। क्या है पल्स ऑक्सीमीटर, चलो इसे समझते हैं। आपके रक्त में ऑक्सीजन का कितना लेवल है, ठीक है। अब देखो, समझो, आपके रक्त में ऑक्सीजन का कितना लेवल है, इसको मापने के लिए हम सभी किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इस तरह से उंगली में लगा देते हैं। अगर आप नॉर्मली जाओ तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए, खासतौर से ऑक्सीजन का लेवल मापने के लिए इस तरह से यंत्रों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। और यही क्या है आपका यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, सभी ने नोट भी कर लिया होगा अच्छे से, और दोनों यंत्र भी आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम श्वसन के बारे में बात करते हैं तो जैसे पहले की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो श्वसन होता है वह दो तरीके से हो सकता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, है ना, दो तरीके से हो सकता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। जब हम मनुष्यों के बारे में बात करते हैं ना, तो मनुष्य के अंदर भी जो श्वसन होता है वह दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है। कैसे? दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और ये जो दो तरीका है यह कौन कौन सा होगा? पहला होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। ये क्या है आपका एक्सटर्नल और दूसरा क्या है इंटरनल। एक्सटर्नल को हम सभी हिंदी में कहते हैं बाह्य श्वसन और इंटरनल को हम सभी कहते हैं आंतरिक श्वसन। क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक श्वसन। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, चलो इसे समझते हैं। तो ये लिखने से पहले इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। चलो समझते हैं। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब एक जगह लिखा है बाह्य श्वसन, एक तरफ लिखा है आंतरिक श्वसन। सबसे पहले हम सभी यहां पर बात करेंगे बाह्य श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन का क्या मतलब है? बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, बाहर, बाह्य मतलब क्या हो गया? बाहर, हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास की जगह, वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट, वातावरण, ठीक। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? बाह्य, ठीक है। अब यहां पर आप सभी को समझना होगा कि जब हमारे शरीर और बाहर के वातावरण के बीच में संपर्क हो रहा है, हम हमारे में और बाहर के वातावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उसे हम सभी कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल है कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया, वातावरण से हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रहण किया, वायु ग्रहण किया, ऑक्सीजन ग्रहण किया, क्या पर वायु ग्रहण किया, ठीक है। अब जो वायु है वो हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंचा, ऑक्सीजन यहीं पर रोक लिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को बोले कि तुम बाहर जाओ और बाहर निकाल दिया गया। यही क्या था? बाह्य श्वसन। यही क्या था? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, यह
बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, यानी आपका जो फेफड़ा है और बाहर का जो एनवायरमेंट है, बाहर का जो वातावरण है, उनके बीच में जब रिस्पायरेशन होगा, उनके बीच में जब गैसों का एक्सचेंज होगा, उनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, तो उसी को हम सभी यहां पर क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। ठीक है, अब देखो सेम वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। क्या लिखा है? गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड लंग्स। इसका मतलब है कि बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्या कहलाता है? तो आंसर करना बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाता है। सिंपल था, यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक मतलब क्या हो गया बेटा? अंदर। आंतरिक मतलब क्या हो गया? अंदर की तरफ, आंतरिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंतरिक। जब आंतरिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है यहां पर कोशिकाओं के बारे में। आप सभी को पता है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ठीक है, अब हम यहां पर बना लेंगे कोशिका। ये है भाई एक कोशिका, ये है दूसरी कोशिका, ये है तीसरी कोशिका, है ना? बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर बहता हुआ आ रहा है हमारा रक्त। किसमें? रक्त नलिकाओं में बहता हुआ हमारा रक्त यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब आप सभी को जब मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, जब मैंने आपको यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था, तो मैंने समझाया था कि जो ऑक्सीजन होता है वह किससे बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन से के साथ मिलकर के बंध बनाता है। और हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं के बाहरी आवरण में, है ना? तो रक्त में क्या है? आरबीसी, लाल रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिकाओं में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है? ऑक्सीजन को पकड़ के बैठे हैं और वो क्या करेंगे? पूरे के पूरे जो भी हमारा शरीर होता है वहां पर एक एक कोशिका में, एक एक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। और जो रक्त होता है वह किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से जा रहा है? रक्त नलिकाओं के माध्यम से जा रहा है, यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा कि भाई अब हम देखते हैं कि रक्त नलिकाएं यहां पर है, रक्त इनमें बह रहा है और रक्त में जो भी ऑक्सीजन होगा वो कहां पर पहुंचेगा? एक एक कोशिकाओं के पास पहुंचेगा। कहां पर? एक एक कोशिकाओं के पास पहुंचेगा। और इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस क्या कर दिया जाएगा? यहां पर भेज दिया जाएगा, है ना? ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना, तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज दिया जाएगा कि जाओ इसको लेके जाओ, है ना? हृदय के पास लेके जाओ इसको वापस, वीन के माध्यम से, शिरा के माध्यम से। और मेरे को फिर से चाहिए यहाँ पे ताजा ताजा ऑक्सीजन, जाओ ऑक्सीजन लेकर के आओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो बेटा कि जब आप बात कर रहे हो आंतरिक श्वसन के बारे में, तो आंतरिक श्वसन किसके अंदर हो रहा है? कोशिकाओं और रक्त के बीच में। ब्लड वेसल में क्या बह रहा है? रक्त, है ना? तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जब रक्त और कोशिकाओं के बीच में, या जिसको आप कह सकते हो रक्त नलिका, ब्लड वेसल यानी रक्त, है ना? रक्त और कोशिकाओं के बीच में जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम सभी क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। क्या कहते हैं उसको हम सभी यहाँ पर? आंतरिक श्वसन। ठीक है, अब इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा। क्या लिखा? चलो देखते हैं। कोशिका तथा रक्त नलिकाओं यानी कि रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उसी को हम सभी यहाँ पर आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो खास तौर से आपको क्या ध्यान में रखना है कि रक्त के बीच में होना चाहिए। ब्लड वेसल अगर यहाँ पे लिखा है तो इसका भी मतलब क्या है कि ब्लड के बीच में होना चाहिए। तो जब ब्लड और कोशिकाओं के बीच में, सेल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा,
तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, उसी को हम सभी यहां पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब चलो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, जब हम श्वसन के बारे में बात करते हैं और मनुष्यों की बात चल रही है, तो मनुष्यों में रिस्पायरेशन, श्वसन दो तरीके से यहां पर होता है। पहला होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। दोनों में क्या अंतर है? जब बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है तो उसे हम सभी कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। ठीक है? और जब हम बात करते हैं कोशिका और रक्त नलिकाओं के बीच में, यानी रक्त और कोशिका के बीच में, तो उसको हम सभी क्या कहते हैं यहां पर, आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहां तक? चलो अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे स्पेशली किसके बारे में, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, हमारे श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है? अब जो हमारा यहाँ पर श्वसन तंत्र होगा उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेफड़ा ही श्वसन करने का काम करा रहा है, सिर्फ फेफड़ा ही हमारा यूजफुल है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिस तरह से आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिस तरीके से आपने पाचन तंत्र पढ़ा था बेटा, तो पाचन तंत्र में आपने क्या देखा था कि बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारे अलग अलग अंग, सब कुछ मिलकर के यहाँ पर पाचन का कार्य कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जब हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ अकेला फेफड़ा नहीं करता, फेफड़े के साथ यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग और भी अंग होते हैं जो यहाँ पर साथ में मिलकर के श्वसन का कार्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, समझ आया? तो चलो एक एक करके हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पर उससे पहले ना ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूं, बस चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं। जिन बच्चों से नहीं बनेगा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मली फ्लो चार्ट बना देती हूँ। ये है हमारी नाक और नाक में है यहाँ पर छिद्र, नाक, नोज, नसिका। ठीक है, और ये जो छेद होते हैं नाक में, इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है नोस्ट्रिल्स, नसिका छिद्र कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि नाक के पीछे ना एक खाली जगह आपको यहाँ पर दिखाई देती है, और ये जो नाक के पीछे खाली जगह दिखाई देती है इसे हम सभी कहते हैं नेजल कैविटी, यानी नसिका गुहा कहते हैं। ठीक है, और यही से शुरू करते हैं हम एक एक करके, पूरा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी, पहले इतने हिस्से के बारे में हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इतने हिस्से के बारे में हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, तो सबसे पहले श्वसन पथ में बहुत सारे पार्ट होते हैं और उसमें से सबसे पहले जो भाग आता है उसे हम सभी कहते हैं नेजल चैम्बर एंड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी कि बाह्य नसिका छिद्र और नसिका गुहा। चलो इसके बारे में हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ये चित्र अच्छे से दिख रहा होगा, इसको और हाईलाइट में कर देती हूं। है ना, अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी सांस लेंगे, सबसे पहले हम सभी सांस लेंगे। चलो सांस लेते हैं सबसे पहले बढ़िया से। जब आप सभी सांस ले रहे हैं तो आपका नाक है और नाक में दो छिद्र है। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा होता है क्या, नथुने। ठीक है, पर मुझे नथुना शब्द ना थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे गाय भैंस के बारे में बात हो रही है। नहीं, हम सभी इंसान है, मनुष्य है ना, तो हम कहेंगे नसिका छिद्र। नाकों में छिद्र है, नसिका छिद्र। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, या फिर नॉर्मली आप इसको क्या कह सकते हो, नोस्ट्रिल, नसिका छिद्र। ठीक है, अब नसिका छिद्र की अगर आप बात करते हो तो नसिका छिद्र क्या है, जिसके माध्यम से वायु यानी कि हवा यानी कि एयर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके माध्यम से जो वायु होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
प्रवेश कर रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके माध्यम से वायु ग्रहण यहाँ पर की जाती है। अब जब वायु यहाँ पर ग्रहण की जाती है तो ये अब पीछे के हिस्से के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, इस वाले हिस्से के बारे में। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, या फिर इसे हम सभी कहते हैं नेजल चैम्बर, इसको हम सभी कहते हैं नसिका गुहा। अब नसिका गुहा क्या है? गुहा का मतलब खाली जगह, एक खाली जगह है। और आप लोगों ने देखा है कई बार, जैसे घर पे अगर आप किसी अंकल जी को देखो, दादाजी को देखो, तो उनके नाक से ना आपको बाल निकलता हुआ दिखाई देता है। अब कहोगे, अब हंसने लगेंगे सारे बच्चे, अरे मैम कैसे बातें कर रहे हो, पर ध्यान से देखना, रहता है ना। अब वो क्यों रहता है तो समझो, वो सबके रहता है, पर जो अंकल होते हैं, दादाजी होते हैं, ताऊजी होते हैं, उनमें ये लंबे लंबे बाल क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब वो दाढ़ी मूछ अपना सेविंग वगैरह करते हैं तो वो कट कर देते हैं बालों को, जिसकी वजह से उसकी और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, इस वजह से, है ना। बाकी सब में होता है, थोड़े थोड़े से रोए से तो होते ही हैं, हल्के पतले बाल वहां पर होते ही हैं। और इन बालों को कहा जाता है बेटा सीलिया। इन बालों को क्या कहा जाता है? सीलिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सीलिया कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सीलिया। और ये छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? नाक में पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ना बहुत ही ज्यादा घूम फिर के आ रहे हो, आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, या फिर पॉल्यूशन जहां पर बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे कि नाक के आसपास ना काला काला सा जमा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा आपने कई बार यह भी देखा होगा कि नाक से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता हुआ भी दिखाई देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ये तो तब निकलेगा ना जब हमें सर्दी जुकाम होगा, जब हमारा नाक बह रहा है, जब हमको जुकाम हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे तो निकलता ही है, पर नॉर्मली भी निकलता रहता है। ठीक है, तो नाक की अगर आप यहाँ पर बात करो तो नाक से एक वैक्स चिपचिपा पदार्थ निकलता ही रहता है, और उसको हम सभी क्या कहते हैं? श्लेष्मा। श्लेष्मा, म्यूकस उसे यहाँ पर कहा जाता है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर में ना म्यूकस श्लेष्मा वैसे भी निकलता है। जैसे जब मैंने आपको बड़ी आंत के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि जो बड़ी आंत होती है बच्चों, वहां पर भी श्लेष्मा निकलता है, जो कि आपके मल को बांधता है, कब्ज नहीं होने देता और आसानी से मल त्याग करने में सहायता करता है। बिल्कुल वैसा ही एक चिपचिपा पदार्थ आपके नाक से भी यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, अब नेजल चैम्बर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है? सीलिया हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो सीलिया है, ये जो म्यूकस है यानी श्लेष्मा है, इसका क्या कार्य होता होगा? तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप दौड़ करके जा रहे हैं, और जब आप दौड़ करके जा रहे हैं तो कई बार एक मक्खी नाक से घुसी और मुंह पे आ गई। हुआ होगा बहुत सारे बच्चों के साथ। ठीक है, होता है ऐसा, लेकिन हमेशा ऐसा हो रहा है तो दिक्कत है। कभी कभी जीवन में 1 या 2 बार हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत चीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो तो चलो बड़ा मक्खी या मच्छर था तो समझ आ रहा है, कीड़ा समझ आ रहा है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे रोगाणु हैं जो हमारे नाक के माध्यम से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे धूल मिट्टी कण हैं जो हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको छानने का काम कौन करेगा? उनको रोकने का काम कौन करेगा? तो आंसर करना सीलिया। ये जो बाल जैसे संरचना होती है ना, ये एक छलनी की तरह छानने का काम करती है। अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना है, नाक के अंदर नहीं घुसना है, तुम यहीं रुको। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो श्लेष्मा होता है, वह क्या काम करता है? चिपका लेता है यहीं पर ही, अंदर नहीं जाने देता। जैसे आप अगर कान साफ करते हो तो आपने देखा होगा कि वैक्स जैसा एक सब्सटेंस हमारे कान से निकलता है, मोम की तरह, जो कि नॉर्मल है, और जो गंदगी उसमें चिपकी हुई रहती है क्योंकि वो कान के अंदर नहीं जाने देता गंदगी को। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही नाक में भी होता है। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि यह बाल सीलिया और श्लेष्मा युक्त होता है, जो वायु में पाए जाने वाले धूल और कचरे को छानने का काम यहाँ पर करता है। और यही क्या है? आपका नेजल कैविटी यह काम करता है। इसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि यह जो नेजल कैविटी होती है ना बेटा,
बाहर का टेम्परेचर और हमारे शरीर के टेम्परेचर में अंतर होता है। तो जैसे मान लो आपने अगर ठंडी ठंडी हवा ले ली या एकदम गर्म हवा आपके नाक में अगर घुस गई तो ये तो चोटिल कर देगी आपके नाक को, आपके शरीर को, शरीर के अंगों को, है ना। तो ये क्या करता है कि जो भी आप हवा अंदर ग्रहण कर रहे हैं, जो भी वायु आप ले रहे हैं, एयर जो आप ले रहे हैं, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है कि कहीं आपके शरीर को ये नुकसान यहाँ पर ना पहुंचा दे। अब जैसे ठंडी का समय है, आपने देखा होगा स्कूटर चला रहे हैं, बाइक दौड़ा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, बहुत तेज हवा चल रही है, घर में पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बीमार हो रहे हो। इसका क्या मतलब था कि ठंड लग गई। तो कैसे लगी, नाक से, कान से हवा अंदर प्रवेश कर गई और टेम्परेचर क्या हो गया, गड़बड़ा गया आपके शरीर का। ऐसा भी होता है, हेडेक सा हो जाता है अचानक से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो नेजल चैम्बर के बारे में, नसिका गुहा के बारे में, तो ये क्या कर रहा है कि वायु में पाए जाने वाले धूल और कचरे को छानने का काम ये यहाँ पर करता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि चलो ये जो नेजल कैविटी है ये तो यहाँ पर खत्म हो गया है ना। अब जो वायु होगा वो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा और इस जगह पर इसको एक अंग यहाँ पर मिलेगा। और इस अंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस अंग को हम सभी कहते हैं फेरिंक्स। क्या कहते हैं, फेरिंक्स। और हिंदी में इसे ग्रहणी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये अंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो अंग होता है ये नसिका गुहा के नीचे होता है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है, दोनों का पार्ट होता है। यानी यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का ही यह भाग होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो आप यह देखेंगे कि देखो सांस इधर से आ रही है और ये मुंह वाला हिस्सा है ना, तो खाना इधर से आ रहा है। तो ये वाले हिस्से की अगर आप बात करते हो ना तो फेरिंक्स एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर आप सभी क्या देखेंगे कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग यह होता है, दोनों के लिए समान भाग ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ग्रहणी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फेरिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिंक्स आपके नेजल कैविटी यानी जो नेजल चैम्बर होता है, आपका जो नसिका गुहा होता है उसके नीचे पाया जाता है। और पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का यह भाग यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब हम फेरिंक्स के बारे में बात करते हैं, जब हम यहाँ पर फेरिंक्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर ना आपको एक विशेष संरचना दिखाई देती है इस तरीके से। ये एक विशेष संरचना आपको यहां पर दिखाई देती है और इस विशेष संरचना को हम सभी कहते हैं इपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसे, इपिग्लॉटिस के नाम से हम सभी इसे जानते हैं। एक विशेष संरचना यहां पर दिखाई देती है। ये जो विशेष संरचना होती है जिसे हम सभी इपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, यह ग्रहणी की सहायता करती है, यानी फेरिंक्स की यह सहायता करती है। कैसे सहायता करती है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा जो है वो नाक के माध्यम से यहाँ पे आ रहा है, खाना मुंह के माध्यम से यहाँ पर आ रहा है। तो कभी कभी आपने यह देखा होगा ना कि जैसे हम खाना खा रहे हैं और हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, उनके साथ हम खाना खा रहे हैं और उनको हम कहे कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, चुपचाप शांति से खाना खाओ, क्यों इतना बातें कर रहे हो, क्यों इतना हंस रहे हो, खाना खाओ, नहीं तो खाना फंस जाएगा, बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि खाना फंस जाएगा? बेटा इसका ये मतलब है तो समझते हैं। जैसा हमने देखा कि यहां से जब हम सांस ले रहे हैं,
यहां से जब हम खाना खा रहे हैं तो एक समान अंग हमको दिखाई दे रहा है फेरिंग्स, जिसके माध्यम से खाना भी जा रहा है, जिसके माध्यम से वायु भी जा रही है। अब इसको और अलग तरीके से मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक विंड पाइप है, यानी ये मेरे पास एक वायु नली यहां पर है, और दूसरी तरफ मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक भोजन की नली है। मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक भोजन की नली है, ठीक है। अब मान लो कि मैं खाना खा रही हूं और हंस रही हूं, है करके, ठीक है, हंस रही हूं, खूब बातें बना रही हूं, तो क्या होगा कि जो मेरा फेरिंग्स है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो यहां पर क्या सहायता होगी, यहां पर होगा एक एपिग्लॉटिस। यहां पे क्या होगा, एक एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या काम करेगा, इस फेरिंग्स में फेरिंग्स की सहायता करेगा। कैसे, यह एक ढक्कन की तरह होता है, एक फ्लैप की तरह होता है, और ये क्या कहेगा कि अगर भोजन आ रहा है तो भोजन तुम यहां पर आओ और सीधे अपने रास्ते में आओ, और यह क्या करेगा, इस तरीके से बंद कर देगा वायु नलिका को, विंड पाइप को, वायु नलिका को इस तरीके से बंद कर देगा और कहेगा कि चलो भोजन तुम आओ और यहां से अपने फूड पाइप से सामने चले जाओ, ठीक है। और जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस लेंगे तो उस टाइम पे ये क्या कहेगा, उस टाइम पे ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मैं फूड पाइप को बंद कर देता हूं, सांस जो भी वायु आ रहा है वो कहां पर चला जाए, विंड पाइप में यहां पर चला जाए, ठीक है। तो एक आप कह सकते हो ये एक द्वार की तरह काम कर रहा है, एक ढक्कन की तरह यहां पर काम कर रहा है, और यह फेरिंग्स की यानी कि ग्रहणी की सहायता कर रहा है, ठीक है। जब आप खांसते हो, जब आप छींकते हो, जब खाना खाते खाते आप यहाँ पे धक्का आपको लग जाता है, खाना बीच में फंस जाता है, चॉकिंग हो जाती है, तो वो क्यों होती है कि हवा भी साथ में आ रहा है, भोजन भी साथ में आ रहा है। अब ये फेरिंग्स और जो एपिग्लॉटिस है ये क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, हम क्या करें। और इस टाइम पे आप क्या देखोगे कि कभी कभी जो फूड मटेरियल होता है वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है और हमें चॉकिंग हो जाती है, हम खांसने लग जाते हैं एकदम भयंकर तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए अब आप तो सोचते हो कि ये तो मजाक वाली बात है, ये तो छोटा सा ही होता है, पानी पी लेंगे, कोई हमारा सिर इस तरह से टैप कर देगा, कोई हमारा पीठ इस तरह से थपथपा देगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये जानलेवा भी होता है, ये जानलेवा भी होता है, ठीक है। तो ये मजाक वाली बात नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सबसे पहले कि जो भी हमारा नेजल कैविटी था उसके नीचे हमें क्या दिखाई दिया, फेरिंग्स यहाँ पर दिखाई दिया, और फेरिंग्स की सहायता यहाँ पर कौन करता है, एपिग्लॉटिस यहाँ पर करता है। और एपिग्लॉटिस की अगर आप यहाँ पर बात करो तो एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, यह एक ढक्कन के आकार की संरचना होती है जो ग्लॉटिस के ऊपर होती है, और यह फेरिंग्स की सहायता करती है, और यह भोजन को वायु नली में जाने से रोकती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे आप रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, फेरिंग्स यानी ग्रहणी और एपिग्लॉटिस, और अब हम यहां पर इसके आगे चलेंगे और बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक चित्र और दिखाती हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर बच्चों, हमने पढ़ा यहाँ पे नाक वाला हिस्सा, नोस्ट्रिल वाला हिस्सा, हमने पढ़ा यहाँ पर नसिका गुहा वाला हिस्सा, फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमारा फेरिंग्स जिसको हम सभी ग्रहणी कह रहे थे, एपिग्लॉटिस, और ग्रहणी के नीचे ही, नीचे की तरफ ही हमको यहाँ पर अब क्या दिखाई देगा, अपना कंठ, यहाँ पे ये जो कंठ जहां से आवाज आती है ना, कंठ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हमारे कंठ यानी हमारे लैरिंग्स के बारे में, ये वाला हिस्सा, ठीक है, लंग्स यानी सॉरी कंठ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, लैरिंग्स के बारे में, ठीक। इसका क्या काम होता है, इसको हम सभी ध्वनि पेटिका कहते हैं, साउंड बॉक्स इसे हम कहते हैं। साउंड बॉक्स का मतलब होता है जहां से आवाज आ रही है, करो, यहीं से आवाज आ रही है, ठीक है। मुंह से तो आप इसको बाहर निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंठ के बारे में। कंठ की अगर हम बात करें, इसको हम सभी ध्वनि पेटिका कहते हैं। यहाँ पर हमें स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड दिखाई देते हैं, जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से वाइब्रेशन करते हैं जिसकी वजह से आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न यहाँ पर होती है।
और जो भी आपका कंठ है, जो भी यहाँ पर आपका ध्वनि है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारे कंठ की सहायता कौन करती है? ग्लॉटिस करती है। कौन करती है? ग्लॉटिस करती है। ठीक है, तो एक था एपिग्लॉटिस और एक था ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या काम कर रहा था? फेरिंक्स की सहायता कर रहा था, ग्रहणी की सहायता कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। और दूसरी तरफ कंठ की अगर हम बात करें तो कंठ की सहायता करता है ग्लॉटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि जो भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है आपके कंठ से, उसको साउंड बॉक्स से उसको बाहर की तरफ निकालेगा, मुंह की तरफ फेंकेगा कि बाहर जाओ, बाहर निकलो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? ग्लॉटिस। ठीक है बच्चों, अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडम्स एप्पल के बारे में। आपने कभी कभी देखा होगा कि घर में बड़े भैया, चाचा जी, पापा, इन सबको आप देखना, उनके गले की अगर आप यहाँ पर बात करो ना, तो जब वो गाना गाते हैं, जब वो बात करते हैं, जब वो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो एक इस तरह से उभार उनके गले में दिखाई देता है, इस तरह का उभार। ठीक है, और इस तरह का जो उभार दिखाई देता है इसे हम सभी कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं बेटा? एडम्स एप्पल। और ये जो एडम्स एप्पल होता है ना, इसकी क्या खासियत है कि यह लड़कियों में नहीं पाया जाता, ये स्त्री शरीर में नहीं पाया जाता, किसी फीमेल में नहीं पाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किन में पाया जाएगा? मेल बॉडी में पाया जाएगा, यानी यह सिर्फ पुरुष शरीर में ही यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका कंठ होता है, यानी जो लैरिंग्स होता है ना, तो लैरिंग्स के चारों तरफ एक कार्टिलेज का बना हुआ आवरण होता है, एक उपास्थि का बना हुआ आवरण होता है, और वह हमारे कंठ की रक्षा कर रहा है। लड़कियों में नहीं होगा ये। ठीक है, किन में होगा? ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होगा। तो यह कंठ की सुरक्षा यहां पर करता है, और यह पुरुषों में पाया जाता है, और इसे हम सभी कहते हैं क्या? एडम्स एप्पल। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? चलो मैं आपको बताती हूँ। एडम्स एप्पल किन में पाया जाता है? सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, ओनली। स्त्रियों में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा किससे बना हुआ है? ये जो एडम्स एप्पल है यह किससे बना हुआ है? तो आंसर करना कि एडम्स एप्पल उपास्थि से बना हुआ होता है, यानी कार्टिलेज का ये यहाँ पर बना हुआ होता है। आप लोग को याद होगा जब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था, तो मैंने समझाया था कि जो कंकाल तंत्र होता है वह अस्थि और उपास्थि, यानी कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है। तो साथ में आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वही वाली उपास्थि से ही एडम्स एप्पल का यहाँ पर निर्माण होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? लोग बहुत अच्छे से नहीं बता पाते हैं कि इसका क्या कार्य होता है, क्योंकि प्रूफ नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि पुरुषों के अंदर जो आवाज होती है ना, पुरुषों की, उनकी पिच बहुत कैसी होती है? नॉर्मल होती है, बहुत बेसिक होती है। जबकि लड़कियों की अगर आप बात करें तो लड़कियों की आवाज ना बहुत उनकी हाई पिच की होती है। आवाज जो त्वरण होता है लड़कियों का वो बहुत ज्यादा होता है, एकदम ऐसा लगता है चे चे करके बोल रही है, एकदम, है ना, एकदम तीखी आवाज, मिर्ची की तरह तीखी आवाज। हाँ, तीखी आवाज से यहाँ पर सुनाई देती है। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों की आवाज कैसी होती है? उनकी पिच कम होती है। तो ये माना जाता है कि शायद इसी की वजह से, एडम्स एप्पल की वजह से ही जो पुरुषों की आवाज होती है वह कैसी है? यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, और जो लड़कियां होती है उनकी पिच कैसी होती है? आवाज की पिच कैसी होती है? बहुत हाई होती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पार्टी यहां तक क्लियर है? चलो, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगी, और सभी बच्चे जब नेक्स्ट क्लास करने के लिए आएंगे तो इसका रिवीजन करके जरूर आएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ओके, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। पीडीएफ आप लोगों को अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, और आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।